हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो निर्धन में संधि अगर पहचानना है तो निर्धन का संधि विच्छेद आप कर लीजिए। निर्धन का संधि विच्छेद होता है निह धन धन, निह धन धन। और निह के बाद देखिए ना पर छोटी की मात्रा लगा है, उसके बाद विसर्ग है। इसी से पहचान हो पा रही है कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। निर्धन में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। साथियों, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। आपका अर्थ के आधार पर भी पूछा जाता है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो रूप के आधार पर यहाँ पूछा गया है 3, 4, 5, 6। तो देखिए साथियों, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। वो तीनों हैं आपके मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। लेकिन जब अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो अर्थ के आधार पर आपको 4 बताना है ना। और इन चारों में एक होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर ये हैं रीति, काल, स्थान और परिमाण। और रूप के आधार पर ये 3 हैं मूल, यौगिक और स्थानीय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा है आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। यहाँ पर विशेषण होना चाहिए, विशेषण की पहचान करें। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ना, कौन सा शब्द है जो विशेषण का कार्य कर रहा है। आसमान, रंग, नीला, आकाश। तो साथियों, जो यहाँ पर नीला शब्द लिखा गया है रंग का नाम है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अतः नीला आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। नीला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ पर छोटी इकाई पूछा है, आप लोग बड़ी इकाई भी बताइएगा, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या होता है, वर्ण होता है। अगर ये कहता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक शब्द जोड़ देता, है ना, मौखिक शब्द जो जोड़ देता, तब आपका क्या हो जाता, ध्वनि हो जाता। क्या हो जाता, ध्वनि हो जाता, है ना। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी। भाषा की सबसे बड़ी, है ना, इकाई जो होती है वो होता है आपका वाक्य। क्या होता है, वाक्य होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है योगदान में कौन सा समास है। योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो योगदान का आप समास विग्रह करेंगे तो योग का दान। क्या होगा, योग का दान, योग का दान। तो यहाँ पर का कारक चिन्ह मिल रहा है और जहाँ पर कारक चिन्ह मिलता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास। और ये जो का कारक चिन्ह है संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन तत्पुरुष दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, इसमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसके साथ कर्म नहीं लगता है। वह क्रिया जिसके साथ कर्म ना लगे उसे हम कहते हैं अकर्मक, और वह क्रिया जिसके साथ कर्म लगता है उसको हम कहते हैं सकर्मक। तो यहाँ पर देखना, सोना, ये देखना क्या है? सकर्मक है, क्योंकि देखने का प्रयोग हम किसी वस्तु पर करेंगे, है ना? किसी वस्तु पर करेंगे तो ये आपका क्या है? सकर्मक है। और सोने का प्रयोग हम किसी वस्तु पर नहीं, खुद पर करेंगे, इसलिए ये वाला तो अकर्मक है ना? लेकिन दोनों आपका अकर्मक नहीं है, एक सकर्मक है, एक अकर्मक। टहलना, हंसना। टहलना जो साथियों है और हंसना, टहलना हंसना दोनों ही अकर्मक है, दोनों ही अकर्मक है। तो अकर्मक विकल्प कौन सा है? आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो रहा है। काटने का प्रयोग हम किसी वस्तु पर करेंगे, है ना? सेब काटेंगे या कुछ और काटेंगे, है ना? मुस्कुराना ये तो अकर्मक है, लेकिन ये जो काटना है ये आपका सकर्मक है। तैरना, खेलना। तैरना आपका क्या है? अकर्मक है, लेकिन खेलना क्या है? सकर्मक है। लेकिन आपका दोनों जो अकर्मक है वो आपका विकल्प है बी। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब है। इसमें टहलना भी अकर्मक है, हंसना भी अकर्मक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। देखिए साथियों, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है वही पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाई जाती है, विशेषण से बनाई जाती है, या उपरोक्त सभी से बनाई जाती है। तो साथियों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण इन तीनों से ही होता है ना? जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, सर्वनाम से भी बनाई जाती है और विशेषण से भी बनाई जाती है। तीनों से बनाई जाती है, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? ये छंद से पूछा गया है। कौन सा छंद है जिसमें 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरवै। याद रखना, बरवै में 12 और 7 पर यति होती है ना? ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। चौपाई में तो चारों चरण में 16-16 मात्रा होती है। सोरठा में आपका प्रथम और पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में आपका 13-13 मात्रा होती है। और दोहा में सोरठा का उल्टा होता है, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में यानी सम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बरवे। बरवे में 12 और 7 के योग से 19 मात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है? साथियों, निजवाचक सर्वनाम को पहचानना है। ऑप्शन ए दिया गया है उस, ऑप्शन बी दिया गया है कौन, ऑप्शन सी दिया गया है हम, और ऑप्शन डी दिया गया है खुद। तो देखिए, निजवाचक जो सर्वनाम होता है वह खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। वह शब्द जो खुद के लिए प्रयोग हो, है ना, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और इसका स्वरूप जो होता है निजवाचक सर्वनाम का स्वरूप खुद और आप होता है। यही दो होते हैं। तो इसमें से आपका खुद दिया गया है, ये आपका हो जाएगा, है ना? ये जो आपका है उस, ये तो आपका उत्तम मध्यम अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है ना? लेकिन ये आपका जो उत्तम जो आपका सर्वनाम एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये अन्य पुरुष में आता है। कौन? ये तो आपका प्रश्न सूचक शब्द है। हम ये आपका उत्तम पुरुष, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है लेकिन उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये आपका जो सर्वनाम है ना, कौन, कौन, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है। साथियों, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमान करना। तो अंतर के पट खोलना इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, यानी विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपके 10 के 10 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।